नमस्कार, आदाब। आपके साथ मैं स्मिता शर्मा हूँ। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब स्टेशन स्मिता शर्मा जर्नलिस्ट। और बांग्लादेश के जो हमारे ऑडियंस हैं, जो ভিউয়ার্স हैं, আপনাকে জানাই নমস্কার। আপনারা ভালো আছেন, আই হোপ সো। ঢাকাতে আমি ছিলাম কয়েকদিন, ওখান থেকে রিপোর্টিং করেছিলাম। আর এবার আপনাদেরকে কংগ্রেচুলেशंस জানাই, क्योंकि ढाका में आज नई सरकार अब बन रही है। आज सुबह आप लोगों को जानकारी दे दी, क्योंकि बांग्लादेश की जो हमारी कवरेज थी वो रिपोर्ट्स मेरे यूट्यूब चैनल पर हैं। आप लोग उसकी सराहना कर रहे हैं, उसके लिए शुक्रिया। जो 13वीं संसद है बांग्लादेश की, उसके गठन के लिए आज जो भी इलेक्टेड लॉ मेकर्स हैं, 298 लोग चुने गए थे 300 सीटों में से। 299 पर जो चुनाव हुए थे, तो 298 लोगों को आज शपथ ग्रहण करवा दिया गया है। ये सारे लॉ मेकर्स, जिनमें से कि 200 से ज़्यादा बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के हैं, बीएनपी के हैं, जिनके मुखिया हैं तारिक रहमान, जो कि बेगम खालिदा जिया, स्वर्गीय नेता, पूर्व प्रधानमंत्री के बेटे हैं। उनके पिता थे ज़ियाउर रहमान, जो कि आर्मी के कमांडर थे और पूर्व राष्ट्रपति थे बांग्लादेश के। तो मंगलवार सुबह सबसे पहले जो है वहाँ जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं, उन्होंने बाकायदा जो लोग जीत कर आए हैं संसद में, जिसमें विपक्ष में अब जमात इस्लामी है वहाँ के जातीय संसद में या वहाँ की संसद में। और जमात इस्लामी ने 11 पार्टियों के साथ मिलकर गठजोड़ किया था, जिसमें कि नेशनल सिटीजन्स पार्टी शामिल हैं, छात्रों का वो दल जिसका जन्म हुआ 2024 में हुए जन आंदोलन के बाद, जिसकी वजह से उस वक्त की प्रधानमंत्री रही अवामी लीग की नेता शेख हसीना का तख्ता पलट हुआ और इस वक्त वो भारत में निर्वासन में हैं। तो ये जो चुनाव हुए बांग्लादेश में 12 फरवरी को, कई मायनों में ऐतिहासिक थे। बहुत सारे फर्स्ट्स इन्वॉल्व थे, उसके बारे में लगातार हमने आपको रिपोर्ट्स दिखाए हैं, ढाका से, बांग्लादेश के दूसरे इलाकों से। और करीब करीब जो है 2 दशकों तक बीएनपी एक तरीके से बांग्लादेश की सियासत से बाहर रहा। एक दफ़ा उन्होंने खुद चुना कि वो चुनाव का बहिष्कार करेंगे, तो बाकी उन पर जो है वापस फिर दूसरी बार उनको लड़ने भी नहीं दिया गया। तो 2 दशक बाद आज बीएनपी की सरकार बन रही है। उनके जो सांसद हैं या जो विपक्ष की जमात इस्लामी एनसीपी के जो 6 युवा नेता चुने गए हैं, इन लोगों को शपथ ग्रहण करवा दिया गया है। अब आज दोपहर 4 बजे स्थानीय समय तारिक रहमान वो शपथ लेंगे बतौर प्रधानमंत्री इस 13वीं संसद में, नए प्रधानमंत्री, नए वजीर आज़म के तौर पर बांग्लादेश के। और उन्होंने कुछ चीज़ें जो हैं वो अलग की हैं। वो इस दफ़ा पहली बार ऐसा कर रहे हैं कि जो राष्ट्रीय संसद है बांग्लादेश की, यानी कि जो जातीय संसद है, उसके साउथ प्लाजा में इसका आयोजन किया जा रहा है शपथ ग्रहण समारोह का, क्योंकि तारिक रहमान की तरफ से दक्षिण एशिया के, जो साउथ एशिया है, जो सार्क नेशंस हैं, सार्क समूह के देशों को न्योता आया था इस समारोह को अटेंड करने के लिए। 2014 में आपको याद दिलाती कि नरेंद्र मोदी जब जीत कर आए थे तो उन्होंने इसी तरह का न्योता भेजा था, और उसमें बाकायदा उस वक्त पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ वो आए हुए थे भारत उसे अटेंड करने के लिए। तो कुछ ऐसा ही कदम उठाया तारिक रहमान ने। हालांकि इस केस में आपको पता है कि इस वक्त भारत में एआई समिट चल रहा है और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों मुंबई में मौजूद है, जिनके साथ पहले से ही शेड्यूल्ड मीटिंग्स हैं प्रधानमंत्री मोदी के साथ में। बहुत सारे वर्ल्ड लीडर्स आ रहे हैं। तो भारत की तरफ से प्रधानमंत्री मोदी जो हैं वो प्रतिनिधित्व तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन उनकी जगह जो हमारे संसद के स्पीकर हैं ओम बिरला साहब, वो इसमें अटेंड कर रहे हैं। और उनके साथ ही हैं आपके जो विदेश सचिव हैं विक्रम मिस्री, वो भी इसमें शिरकत कर रहे हैं, भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। अगर हम कुछ की फेसेस की बात कर लें जो इस सेरेमनी को अटेंड कर रहे हैं, तो भूटान के जो प्रधानमंत्री हैं शेरिंग टॉब्गे, पाकिस्तान की तरफ से उनके जो प्लानिंग मिनिस्टर है यानी कि एहसान इकबाल, वो अटेंड कर रहे हैं, शहबाज शरीफ नहीं जा रहे हैं। नेपाल के विदेश मंत्री बालानंद शर्मा और श्रीलंका के हेल्थ मिनिस्टर, ये तमाम ऐसे लोग हैं जो अटेंड कर रहे हैं इस समारोह को। और तारिक रहमान को, जो इस वक्त बांग्लादेश के राष्ट्रपति हैं, वो उनको ओथ ऑफ ऑफिस दिलवाएंगे। तो जो तमाम लोग जो सांसद चुनकर आए हैं, जो लॉ मेकर्स हैं, उनको ओथ ऑफ ऑफिस दिलवाया, उनकी स्वेरिंग इन शपथ ग्रहण करवाई है चीफ इलेक्शन कमिश्नर एएमएम नासिरुद्दीन ने। और तारिक रहमान साहब के साथ जब उनके कुछ कैबिनेट मिनिस्टर्स की भी घोषणा होगी, शुरुआती कैबिनेट को एक स्वरूप दिया जाएगा। इसमें एक दिलचस्प बात है कि बीएनपी ने कहा है कि वो लोग जो ड्यूटी फ्री व्हीकल्स हैं या सरकारी मकान हैं वो नहीं लेंगे।
कहीं ना कहीं शायद एक कोशिश है लोगों को संदेशा देने की कि देखिए हम आपकी सेवा करने के लिए आ रहे हैं, क्योंकि जो जन आंदोलन में जो गुस्सा देखने को मिला था, लोगों ने शेख हसीना पर तमाम आरोप लगाए थे कि ये भ्रष्ट सरकार है, ये लोगों की सुनती नहीं है, लोगों को दबा कर रख रही है, उनकी आवाज़ों को जो है दबा दे रही है, लोगों को घुटन हो रहा है। तो इन तमाम चुनौतियों को एड्रेस करना है। इस पर भी एक ब्लॉग किया था मैंने ढाका में संसद के बाहर, वो ज़रूर देखिएगा कि आखिर तारिक रहमान के लिए कौन सी बड़ी 10 चुनौतियां हैं जिसका सामना उनको इस वक्त करना पड़ेगा। और जिस दिन 12 फरवरी को चुनाव हुए वहाँ पर संसदीय चुनाव के साथ साथ आपको याद दिला दें कि एक जनमत संग्रह के लिए भी चुनाव करवाया गया था, जिस जनमत संग्रह में जो जुलाई चार्टर है 2024 का, उसको लेजिटिमेसी देने की बात की गई थी। कुल मिलाकर 84 पॉइंट्स थे जो संवैधानिक सुधार की बात करते हैं, राजनीतिक सुधार की बात करते हैं, कहते हैं कि कोई भी जो प्रधानमंत्री बने वो 2 बार से ज़्यादा प्रधानमंत्री ना बने, राष्ट्रपति को कुछ ज़्यादा ताकतें दी जाने की बात की जा रही है, संसद में बाइकैमरल लेजिस्लेचर करने की बात है कि एक ऊपरी सदन एक निचली सदन। इस पर हालांकि थोड़ा सा विवाद देखने को मिला आज सुबह जब शपथ ग्रहण समारोह जारी था, क्योंकि बीएनपी के जो चुने हुए जो नेता हैं उन लोगों ने सांसद पद की शपथ तो ले ली, लेकिन जनमत संग्रह के लिए एक अलग से जो ओथ टेकिंग होना था उसमें शिरकत करने से उन्होंने मना कर दिया, जिसको लेकर जमाते इस्लामी और एनसीपी नाराज हैं। और बीएनपी का कहना है कि ये जब तक संसद में जो है इसी जनमत संग्रह को, जिसको लोगों ने येस वोट किया है, येस और नो की वोटिंग हुई थी बैलेट पेपर पर, वो संसद में जब तक एक बार वापस से पारित नहीं हो जाता तब तक वो लोग जो हैं इसको नहीं मानेंगे, इसको लेजिटिमेट नहीं मानेंगे। क्योंकि एक तरीके से ये मोहम्मद यूनुस जो कि अंतरिम सरकार को हेड कर रहे थे एज केयर टेकर, एज चीफ एडवाइजर, उनके विजन के तौर पर देखा जा रहा है। तो ऐसा लगा कि शायद बीएनपी अगर ये शपथ ना ले तो जमात के जो नेता हैं, जो चुने हुए नेता हैं, वो ओथ टेकिंग सेरेमनी में हिस्सा ना ले। बाद में जो है मसला टल गया, जमात ने हिस्सा ले लिया। और इसके ठीक एक दिन पहले मोहम्मद यूनुस जो कि नोबेल लॉरियट हैं, इकोनॉमिक्स में नोबेल पुरस्कार वो पहले जीत चुके हैं और ग्रामीण बैंक के स्थापक हैं, संस्थापक हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स पर खूब उन्होंने काम किया हुआ है। मोहम्मद यूनुस ने एक अंतिम उन्होंने टेलीवाइज्ड स्पीच दिया, एड्रेस टू द नेशन, संबोधित किया राष्ट्र को, जिनमें भारत का नाम तो नहीं लिया लेकिन एक बार वापस से उस बात का जिक्र किया जिसको लेकर नई दिल्ली में एक तरीके से जिसे हम कहते हैं कि आईब्रोज आर रेज्ड, क्योंकि वो 7 सिस्टर्स का जिक्र करते हैं जो भारत के हमारे पूर्वोत्तर क्षेत्र के जो हमारी राज्य हैं, और उसमें कहते हैं कि भूटान, नेपाल, बांग्लादेश ये सब एक हिस्सा होना चाहिए। तो भारत को लगता है कि ये आप एक तो हमारी टेरिटरी को लेकर आप अपना विजन कहते हैं कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाना है वगैरह, तो ये गलत है, ये हमारी संप्रभुता पर चोट है और कहीं ना कहीं हमारी जो संवेदनशील चिकन नेक है उसकी ओर जो है एक वार्निंग करने की कोशिश की जाती है कि चिकन नेक पर कहीं अटैक ना हो। तो आज अब राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन वो तारिक रहमान को शपथ दिलवाएंगे बतौर प्रधानमंत्री बांग्लादेश के 13वीं संसद के। और इन चुनावों को लेकर शेख हसीना ने बयान जारी करके कहा कि ये एक फार्स है, क्योंकि आवामी लीग को लड़ने के लिए इजाज़त नहीं दी गई थी, उनको प्रतिबंधित कर दिया गया था कि ये इंक्लूसिव चुनाव नहीं है। मोहम्मद यूनुस ने चुनाव ज़रूर करवा दिए। मोहम्मद यूनुस की भूमिका पर रह रहकर सवाल उठते रहे हैं, क्या अमेरिका के साथ मिलकर हॉबनॉबिंग हुई, डीप स्टेट की कितनी भूमिका थी, खास करके यूएस स्टेट डिपार्टमेंट के जो ऑफिशियल है डोनाल्ड लू, उनकी बांग्लादेश में इन्वॉल्वमेंट को लेकर सवाल उठते रहे। लेकिन कम से कम जो है ये चुनाव हुए, चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से हुए, बहुत ऑब्जर्वर्स आए हुए थे। हाँ, हिंसा की खबरें आई थी काफ़ी जगह से, 300 से ज़्यादा, लेकिन किसी की जान जाने की उस तरीके से खबरें नहीं आई। बीच बीच में रहकर अब जमात और एनसीपी की तरफ से बांग्लादेश की सड़कों पर खबरें आ रही हैं कि वो कभी प्रोटेस्ट कर रहे हैं, कि को पोस्ट पोल वायलेंस किया गया है, ये आरोप लगाए गए हैं बीएनपी के छात्र नेताओं पर, या ये कहा गया कि कुछ सीटों पर चुनावों की रिगिंग हुई है। तो ये एक फ्रैक्चर्ड वॉलेटाइल रिलेशनशिप ज़रूर है, लेकिन एक नई शुरुआत भी है बांग्लादेश में। और हम यही उम्मीद करेंगे कि बांग्लादेश में स्थिरता हो, स्थायित्व हो। हमारा पड़ोसी मुल्क है और एक ऐसा पड़ोसी मुल्क है जिनके साथ हमारी एक बहुत बड़ी लैंड बाउंड्री है। तो हमारे पड़ोसी मुल्कों में अगर कभी भी इस तरह की हालात बने जहां उथल पुथल हो लगातार, और जहां कभी सिविल वॉर की सिचुएशन हो या मास प्रोटेस्ट हो, तो वो हमारे लिए अच्छा नहीं हो सकता है। तो जो भी हमारे मसले हैं वो मसले तो हैं, उन पर हम बात करेंगे। उन मसलों पर आगे भी हमने बात की है कि क्या चुनौतियां हैं दिल्ली और ढाका के संबंधों पर। उस पर आज देर रात जो है मैं एक लाइव स्ट्रीम करूंगी, आपके सवालों के जवाब देने की कोशिश करूंगी। लेकिन फ़िलहाल कुछ यही बातें और अपडेट्स आप लोगों तक देनी थी। और বাংলাদেশের যারা আমাদের জনগণ, যারা বন্ধু, যারা ভাই বোন, তাদেরকে কংগ্রাচুলেশনস জানাই।
আর আশা করি কি আপনাদের নতুন সরকার আপনাদের কথা শুনবে আর আপনারা যেরকম একটা বাংলাদেশের গঠন করতে চাইছেন ঠিক সেরকম একটা বাংলাদেশ এর गठन होते पारे। तो आप सभी को बधाई जो बांग्लादेश की हमारी जनता है, जो ऑडियंस है, और आपको हम ऑल द बेस्ट कहते हैं, बेस्ट विशेस कहते हैं। आगे की कहानी, आगे क्या कुछ होता है, आगे की चुनौतियाँ, उस पर नज़र बनी रहेंगी। आप मेरे साथ जुड़े रहिए मेरे यूट्यूब स्टेशन पर और बेल आइकन नोटिफिकेशन ज़रूर प्रेस कीजिए तमाम अलर्ट्स के लिए। नमस्कार, आदाब।